हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके सामने जो हमारी इतिहास में मध्यकालीन भारत की जो वीडियो की एक जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। और अब से मेरी वीडियोस फिर से रेगुलर आएंगी और हम जल्दी से जल्दी अब अपने इतिहास को पूरा करने की तरफ को तेज़ी से बढ़ेंगे। तेज़ी से बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें छोड़ के पढ़ेंगे, स्किप करके पढ़ेंगे, नहीं। ये है कि वीडियोस जो है अब कंटिन्यू आएंगे। हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियोस भी आ जाएं। मतलब सिलेबस ऐसे डिटेल्स में लेंथी, पर वीडियोस के नंबर बढ़ा देंगे या वीडियोस की लेंथ बढ़ा के चलेंगे। आज के बाद से थोड़ा तेज़ी से वीडियो आएंगी, मतलब डिटेल्स में ही होगा पर नंबर्स ऑफ वीडियो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जहाँ पहले छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले तुगलक वंश स्टार्ट किया था अपना, जो कि दिल्ली सल्तनत का वंश था, ठीक है। ये 1320 से 1414। इसमें 3 ही मुख्य हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो हम पिछली वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर के, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आपको पिछली वीडियो में देखा था कि 1326 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अगला तुगलक वंश का और दिल्ली सल्तनत का शासक या सुल्तान बनता है, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल रहा है वो 1326 से 1351 तक रहा है। तो इसके बारे में ही हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट पॉइंट पे आके पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के, पहले बात कर लेते हैं कुछ नामों के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कुल 5 नाम थे, ठीक है। सबसे पहला नाम था जूना खान। इसका जो असली नाम था ना, रियल नेम, वो जूना खान था। क्योंकि आपको पता हो गयासुद्दीन तुगलक के समय मैंने पढ़ाया था कि उसका पुत्र जूना खान, ये वही जूना खान है जो सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम MBT की बात करेंगे उसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक होगा शॉर्ट में, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखने से करेंगे M फॉर मोहम्मद, B फॉर बिन, T फॉर तुगलक, ठीक है। ऐसे फिरोज शाह तुगलक में हम बात करेंगे FST, ठीक है। तो पहला नाम था जूना खान। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलुग खान कहता था। उलुग खान एक उपाधि भी है, जिससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं उलुग खान के बारे में। उलुग खान का मतलब होता है विद्वानों का विद्वान, यानी कि ये बहुत ज्यादा विद्वान था, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे इसका नाम अबुल जाहिद भी मिलता है। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या मिलता है? अबुल जाहिद, ठीक है। इसके अलावा इसको अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक या सुल्तान रहा है। इसको इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, ठीक है, चिकित्सा, ऐसे बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त था। इतने सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त होने की वजह से अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं, ठीक है। अरस्तु एक बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसे अपने टाइम का अरस्तु कहा जाता है कि ये भी अरस्तु के लगभग या एरिस्टोटल के लगभग विद्वान था, इसलिए इसका नाम क्या है? अपने युग का अरस्तु। ये हो गया इसका नाम चौथा। 5वां, इसे दुनिया का खान। दुनिया का खान का मतलब दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति। ये नाम, ये याद रखना है इस नाम में। इसे राजमुंद्री अभिलेख में एक अभिलेख था जिसका नाम है राजमुंद्री अभिलेख। राजमुंद्री अभिलेख से पता चला है कि इसे दुनिया का खान भी कहा गया है। ये हुआ इसका 5वां नाम। टोटल 5 नाम हो गए, जोना खान, उलुग खान, अबुल जाहिद, अपने युग का अरस्तु और दुनिया का खान। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सब किससे संबंधित है? MBT से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से। अब क्या करते हैं, हम इतना बता ही दिया कि अपने आप में अपने टाइम का सबसे विद्वान सुल्तान था। तो जैसे ये शासक बना था, ये भी शासक के दैव्य सिद्धांत को मानता था। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि राज तत्व का दैव्य सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि पहले वीडियो में बात हो चुकी है। अगर अब भी बार बार वही चीजें मैं बताऊंगा तो वीडियो लेंथी होगी, ठीक है। सीधम टॉपिक पे आते हैं। ये भी राज तत्व के दैव्य सिद्धांत पर विश्वास रखता था, इसलिए ये अपने शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग वगैरह की मतलब इंटरफेयर पसंद नहीं करता था। ये अपने हिसाब से चलाता था अपने मतलब राज्य को, ठीक है। तो इसलिए आपने इससे पहले वीडियोस में देखा होगा कि बाकी बहुत सारे सुल्तान ऐसे रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली, जो खलीफाओं से शासन की स्वीकृति लेते थे, ठीक है। इतनी बात हो चुकी है। इसने क्या कहा था, क्योंकि ये राजतत्व के दैव्य सिद्धांत में विश्वास रखता था, इसलिए इसने शुरू में ना तो ये तो उलेमा वर्ग, ये मौलवी वगैरह का इंटरफेयर नहीं इसने होने दिया शासन में, कि उनसे पूछ के नहीं काम किया कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इसका मानना था कि जब मैं खुद राजा हूँ मैं इनसे पूछूं क्यों, ठीक है। उसके अलावा इसने किसी भी
खलीफा से अपने शासन की परमिशन या स्वीकृति नहीं या अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है, आराम से अपना काम करता रहा। इसी क्रम में इसने अपनी उपाधि रखी थी अल सुल्तान जिल्ला, यानी कि ये सुल्तान भगवान का या अल्लाह का दूसरा रूप है, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि है, ठीक है, अल्लाह द्वारा भेजा गया है, ठीक है, इसलिए इसे किसी से स्वीकृति या परमिशन या अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही अपना शासन बढ़ा रहा था, मतलब चल रहा था आगे आगे, इसकी बहुत सारी परियोजना रही है, मतलब योजना इसने बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, उसमें आगे हम पढ़ेंगे इसकी कुल लगभग 5 योजनाएं थी जिनमें ये अनसक्सेसफुल हुआ था, यानी कि असफल हुआ था। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे शुरू में तो इसने परमिशन नहीं ली किसी भी हकीम से, मतलब खलीफा से, तो इसने क्या किया कि जब धीरे धीरे अपनी योजनाओं में ये असफल होने लगा, मतलब इसने कुछ योजना बनाई लोगों की भलाई के लिए, उनमें सक्सेस नहीं हुआ, उसकी लगातार, मतलब ये नहीं कि एक आधी, जितनी योजनाएं बनाई 5-6 योजनाएं, वे लगातार कंटिन्यूअस फ्लॉप होती चली गई। तो उससे क्या हुआ कि लोगों की नज़रों में गिरने लगा। भाई लोगों का विश्वास तो टूटेगा ही, एक योजना खराब हो रही, 2 खराब होगी कोई बात नहीं, इसकी तो लगातार 5-6 योजनाएं असफल होती है, मतलब योजनाएं बहुत सारी असफल हुई थी, मेन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5 ही हैं जो जरूरी है। तो जब लगातार फ्लॉप होता है तो ये प्रजा की या लोगों की नज़रों में ना, पब्लिक की नज़र में गिरने लगा। तो तब इसे लगा कि अब मुझे खलीफा से अपने शासन का अप्रूवल ले लेता हूँ, जिससे लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास जागेगा, ठीक है। तो इस क्रम में देखो 1326 में शासक बना, इस क्रम में ही जब योजनाओं में असफल होने लगा तो 1344 में इसने मिस्र के खलीफा अल हकीम द्वितीय सेकंड, मतलब अल हकीम सेकंड से अपने शासन की स्वीकृति ली, उसे दिल्ली बुलाया, ठीक है, अपने शासन का अप्रूवल लिया कि आप मुझे शासन करने की अनुमति दे दीजिए। और उसके बाद जब वो दिल्ली आया था, कौन, मिस्र का खलीफा अल हकीम द्वितीय, उसे कुछ जागीर भी इसके नाम की थी, जागीर का मतलब कुछ सोना चांदी और कुछ जमीन भी से दी थी, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा से शासन का अप्रूवल कब लिया था, 1344 में। कौन, कहाँ का खलीफा था वो, मिस्र का खलीफा, क्या नाम था उसका, अल हकीम द्वितीय, ठीक है, क्लियर। इसे एक चीज और हमें याद रखनी है, इसे जो MBT है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसे विद्वान, मूर्ख व पागलों का बादशाह कहा जाता था। जब हम पूरा पढ़ लेंगे चैप्टर को आपके समझ में आ जाएगा कि इसे क्यों विद्वान, मूर्ख या पागलों का बादशाह इसे क्यों कहा जाता था। मेन चीज ये जानो पहले, विद्वान तो इसलिए आपको बता ही दिया, इतनी सारी चीजों की इसको नॉलेज थी, अपने आप में विद्वान तो था, विद्वान होने के साथ मूर्ख भी था, मतलब पागल भी था, या पागलों का बादशाह भी था। क्यों, क्योंकि आगे जब हम इसकी, मैंने बताया ना भी लगातार इसकी 4 से 5-6 परियोजनाएं फ्लॉप हुई, तो इसकी योजनाएं फ्लॉप हुई, इसलिए इसे पागल भी कहा जाता है। मेन चीज ये है इसमें कि इसके टाइम पे ना दिल्ली सल्तनत युगांतरकारी घटनाक्रम रहा, मतलब इसका शासन जो है MBT का शासन, MBT का शासन दिल्ली सल्तनत की युगांतरकारी घटना रही, दिल्ली सल्तनत की युगांतकारी घटना रही, ठीक है, घटना रही। क्वेश्चन आ गया युगांतरकारी घटना किसके समय में रही, MBT के। क्या है युगांतरकारी घटना का मतलब है, इसके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में विकास हुआ, मतलब इसका जो शासन था भारत के सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया में, दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम एरिया तक फैला। इसके टाइम में कितने थे, टोटल 23 राज्य थे, टोटल 23 स्टेट थी इसके टाइम में, प्रांत, स्टेट का मतलब प्रांत भी हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा राज्य भी फैला इसी के टाइम में। इसके टाइम तक जितना मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत रही है वो इसी के टाइम में रही, मतलब एक साइड तो सबसे ज्यादा फैला भी, और दूसरा इसके समय में ही जैसे विद्रोह होते थे ना, तो इसी के समय में विद्रोह भी सबसे ज्यादा रहे। एक तो सबसे ज्यादा क्या रहा कि क्षेत्र विस्तार हुआ, किसका, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार भी इसी के समय में हुआ, टोटल 23 प्रांत थे, और सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय में देखने को मिले, सर्वाधिक विद्रोह भी हुए। विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिल्ली सल्तनत का विघटन भी प्रारंभ हो गया, विघटन भी प्रारंभ हुआ। यानी कि एक साइड इनका इसी के समय में शासन तो सबसे लास्ट तक पहुंच भी गया कि बिल्कुल लास्ट तक जितना ज्यादा एरिया में फैल सकता था, फिर विद्रोह के साथ साथ टूटना भी शुरू हो गया इसी के टाइम में, इसी के टाइम में टॉप पे पहुंचा और फिर डाउन होने पे भी आ गया, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच गया। इसलिए इसका समय क्या कहा जाता है, युगांतरकारी घटना।
वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे, विद्रोह भी देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे अलग हुए, इसके योजना कैसे कैसे असफल हुई वो भी देखेंगे, कि उसे विद्वान मूर्ख में पागलों का बादशाह कहा गया। तो इसी चीज़ में आगे बढ़ते देखते हैं। जब भी अपनी योजनाओं में ना लगातार फ्लॉप हुआ, जब इस एक टाइम बाद इसकी डेथ भी होनी थी, कब 1326 में जब इसकी डेथ होती है, किसकी, एमबीटी की। इसकी डेथ पे कुछ लोग थे इतिहासकार, उन्होंने कुछ बात बोल ली थी, तो उन बातों को देख लेते हैं। इसकी मृत्यु होने पे एक व्यक्ति है अब्दुल कादिर बुदायूनी। अब्दुल कादिर उसका नाम था, बुदायूनी का मतलब बुदायूं, यूपी का शहर है बदायूं, वहाँ का रहने वाला था, इसलिए से बोलते बदायूनी। उसने कहा था सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आपको समझाने की जरूरत है, यानी कि सुल्तान को भी प्रजा से पीछा छूटा और प्रजा का भी सुल्तान से पीछा छूटा, जो दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। सुल्तान क्यों, क्योंकि लगातार फ्लॉप हो रहा था, उनके लिए कुछ काम नहीं कर पा रहा था। प्रजा इसलिए जब काम हो ही नहीं रहा है, हर सारी चीज़ें उल्टी हो रही है कि यार ये राजा जाए हमारे बला से हम बचें, ऐसे ही सुल्तान भी चाहता था कि मैं भी इनसे बचूं। दूसरा, एमबीटी मध्य युग का सबसे विलक्षण जीवी था। ये किसने कही है, लैनपूल ने। लैनपूल एक इतिहासकार है, इसने कहा था मध्य युग का मतलब मध्यकालीन भारत का सबसे विलक्षण जीवी, मतलब कि सबसे अलग ही विचित्र आदमी था। कौन, एमबीटी। किसने कहा है, लैनपूल ने। ठीक है, देखो इसको याद करना क्या तरीका है। इसमें लिखा है विलक्षणी, विलक्षणी में ले आता है, ले से लेनपुल यहाँ हो जाएगा। लिखा आता है क्वेश्चन में, ये लिखा जाएगा कि मध्य युग का सबसे एमबीटी को मध्य युग का सबसे विलक्षण जीवी किसने कहा है। क्लियर। तीसरा, एमबीटी में विरोधाभासों का मिश्रण था। ये किसने कहा है, स्मिथ ने। मिश्रण में से आता है, इसमें स्मिथ है। ठीक है, विरोधाभासों मतलब मिश्रण मतलब इसमें लोगों का विरोध भी होता था, कुछ लोग इसे सपोर्ट भी करते थे, विरोध भी करते थे। ठीक है। चौथा, एमबीटी में पागलपन के लक्षण थे। ये बात किसने कही, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन भी एक इतिहासकार है, स्मिथ भी इतिहासकार है। इसका कहना था कि इसमें पागलपन के कुछ लक्षण थे, मतलब कुछ पागलों जैसी हरकतें करता था। हरकतों का मतलब कुछ काम ऐसे करता था जो पागलों जैसे थे। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, पागलपन, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन से क्या आपको ऐसे लग रहा है ये कुछ ऐसे बन रहा है, एलिफेंट जैसा, एलिफेंट जैसा नाम है, तो ये समझ लो जैसे एलिफेंट, हाथी। हाथी पागल हो जाता है, जब हाथी पागल हो जाता है तो सबको रौंद देता है, तो पागलपन से एलिफेंट की किसने बोला, एल्फिस्टन ने। एक लास्ट ये, इसने इब्ने बतूता ने कहा है एमबीटी एक ऐसा सुल्तान था जो रक्त बहाने व पुरस्कार देने में रुचि रखता था। 5 है। ठीक है, यानी कि वो रक्त बहाना मतलब मारकाट करने में, लोगों को मारने में भी इंटरेस्ट लेता था, और दूसरा पुरस्कार देने में, मतलब अजीब ही आदमी है, लोगों को मारता भी है और पुरस्कार भी देता है। तो ये बात किसने कही थी, इब्ने बतूता ने। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हमने किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या क्या आक्रमण हुए, क्या विद्रोह हुए, फिर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के परियोजना। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एमबीटी के समय के आक्रमण व विद्रोह। मैंने अभी से पहले ही जस्ट अभी आपको बताया कि एमबीटी का शासन जो है कि युगांतरकारी घटना रहा, मतलब क्षेत्र विस्तार में भी सबसे अधिक इसी के समय में, मतलब सबसे लंबा जो एक्सपेंशन हुआ इसका राज्य का किसके समय में हुआ, इसी के समय में हुआ। और इसी के समय में टोटल 23 स्टेट थे, तो विघटन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ। इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे आक्रमण और विद्रोह। ठीक है, पहला इसमें एक मंगोल आक्रमण हुआ था। आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफी आक्रमण हुए थे मंगोलों के, और इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने भी बहुत सारे विद्रोह को दबाया था। इसके समय में इसके शासक ये बना कब, 1326 में, अगले साल ही 1327 में तरमसिरीन था, उसके नेतृत्व में होता है मंगोल आक्रमण। ये मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या करता है, एमबीटी 5000 दिनार देता है। दिनार सिक्के थे, मतलब उसकी इसकी मुद्रा क्या थी, दिनार। 5000 दिनार देकर तरमसिरीन को वापस भेज देता है कि भाई आप मेरे से धन दौलत ले लो और मेरे आक्रमण ना करो, चले जाओ। तो इसको तो इसने ऐसे क्लियर कर लिया। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके समय होने वाले विद्रोह। आक्रमण तो हो गया ये, इसके समय में टोटल 34 विद्रोह हुए थे। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, टोटल 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण में थे। यानी कि सबसे ज्यादा विद्रोह इसके शासनकाल में कहाँ हुए थे, दक्षिण भारत में। टोटल 34 हुए। अब देख लो 34 में से 27 तो दक्षिण में ही हो गए। अब 7 ही विद्रोह हुए कहाँ पे, उत्तर में। तो इनमें से हम गिने चुने अपने 6 विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला विद्रोह देखो, ये 2 विद्रोह हैं उत्तर के, मैंने लिख दिया एन, बाकी सारे कहाँ के हैं, साउथ के हैं। ठीक है,
क्लियर होगी चीज। तो पहला विद्रोह कहाँ पे होता है हमारा, ये होता है सागर वाला। ये जो सागर है, सागर एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। यहाँ का एक जमींदार था बहादुर सिंह गुरसप्स। क्या नाम है उसका, बहादुर सिंह गुरसप्स। ये सबसे पहला विद्रोह करता है। कहाँ, सागर। सागर कहाँ है, मालवा क्षेत्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये जो बहादुर सिंह गुरसप्स था, ये एमबीटी का मुसेरा भाई था, यानी कि इसकी मुस्ती का लड़का था। और एमबीटी ने इसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी हुई थी। क्या उपाधि दी, ख्वाजा जहां। इसने आक्रमण मतलब विद्रोह कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया, किसे, सागर को। ठीक है, क्लियर। दूसरा विद्रोह होता है लखनौती में। लखनौती कहाँ पे है, बंगाल में। यहाँ का ये जो मलिक हाजी इलियास है, ये विद्रोह करके बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है। क्लियर, बंगाल भी इनके हाथ से गया। क्लियर है यहाँ पे चीजें। इनमें देखो याद क्या करना है, जैसे सागर में किसका विद्रोह हुआ था, जमींदार बहादुर सिंह गुरसप्स का। लखनौती में क्या होता, मलिक हाजी इलियास का। सेम अब दक्षिण पे चलते, मदुरई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मदुरई में था एहसान शाह। एहसान शाह ने विद्रोह किया, स्वतंत्र करा लिया। इसमें ये देखना है एमबीटी के समय में किस जगह हुआ, किसने किया। मदुरई में हुआ, एहसान शाह ने। फिर एक आएगा विजयनगर, जिसके नाम पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक। ये वारंगल तथा कांपिल्य का क्षेत्र था। वारंगल और कांपिल्य कहाँ है आज के समय में, कर्नाटक का एरिया है, जो कर्नाटक और थोड़ा सा तेलंगाना का एरिया, मेन तो कर्नाटक का है। ठीक है, इस क्षेत्र में 1336 में हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने मिलके कौन से एरिया में, वारंगल तथा कांपिल्य के एरिया में विजयनगर राज्य की स्थापना करी, जो दिल्ली। तो क्या देखा हमने, मतलब वारंगल और कांपिल्य तो एरिया था जो कर्नाटक के आसपास पड़ता है। 1336 में हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना करी। इस विजयनगर को हम पूरा डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, स्वतंत्र राज्यों के क्रम में। ठीक है, उसके बाद पांचवा बहमनी, ये भी दक्षिण भारत का है। यहाँ पे क्या था, अलाउद्दीन हसन शाह था एक आदमी। कौन, अलाउद्दीन हसन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते हैं। इसने 1347 में, इससे 11 साल बाद, 11 वर्ष बाद क्या किया, बहमनी वंश की स्थापना करके बहमनी राज्य बनाया। जैसे इधर विजयनगर था, इधर बहमनी। इन विजयनगर बहमनी में बहुत संघर्ष चलेगा। जिस प्रकार हम विजयनगर एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम बहमनी राज्य को भी एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर है, ये पूरा हमारे 2 चैप्टर बनेंगे। फिर इसका जो लास्ट विद्रोह था, तर्गी में हुआ था। तर्गी का है, जीजे का मतलब गुजरात में। यहाँ पे इसका ये अंतिम विद्रोह था इसके समय का। इस विद्रोह को दबाते टाइम ठट्टा पड़ता है सिंध में, उस एरिया, गुजरात के पास ही पड़ता है सिंध। ठीक है, तो उस एरिया में था ये। 1351 में विद्रोह को दबाते टाइम इसे ज्वर यानी कि फीवर हो जाता है, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 1351 में। तो इसके समय के विद्रोह थे। पहला मंगोल आक्रमण हुआ 27 में, फिर सागर में जमींदार बहादुर सिंह गुरसप्स, फिर लखनौती का मलिक हाजी इलियास, मदुरई का एहसान शाह, विजयनगर का वारंगल कांपिल्य हरिहर बुक्का ने बनवाया। ठीक है, ऐसे करके हमने मेन अपने देख लिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एमबीटी की परियोजनाएं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की, जो मैंने बताया था ना। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बता दिया, एमबीटी की, मतलब एमबीटी के समय में जो भी विद्रोह हुए, जिसका विघटन हुआ, किसका, दिल्ली सल्तनत का। अब हमारा एक टॉपिक बचता है एमबीटी की परियोजना। दूसरा बचता है बाकी बचे हुए फैक्ट्स। कुछ एमबीटी के बारे में फैक्ट्स हैं, उनके बारे में वो करके हमारा एमबीटी का टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अब हम करेंगे इससे अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम बात करेंगे किसकी, एमबीटी की परियोजनाओं के बारे में और एमबीटी के बारे में जो अन्य फैक्ट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इन सारी बातों के बाद हमारा एमबीटी का चैप्टर जो है वो हो जाएगा पूरा। तो आज हमने, क्योंकि बीच में हमारी वीडियोस का थोड़ा गैप आ गया था, एक आज थोड़ी कम लेंथ की वीडियो बनाई है, पर एक स्टार्टिंग मैंने दे दी है। ठीक है, अब आगे हम अपनी लेंथ बरकरार रखेंगे, वही 40 मिनट से लेके 45 मिनट से 50 मिनट तक, मतलब 1 घंटे से कम की। तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अब हमारी वीडियो कंटिन्यूस रहेगी। आज की वीडियो के बाद अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी, और जल्दी से हम क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत का एक पार्ट पूरा कर देंगे। मध्यकालीन भारत में जो हमारा ये दिल्ली सल्तनत चल रही है, इसको जल्दी से पूरा करके फिर हम मुगल वंश की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जल्दी से इसको पूरा करते हैं। इसमें बचा क्या, तुगलक वंश चल रहा है हमारा, इसके बाद लोधी वंश और एक तो लोधी वंश बचेगा हमारा जो सबसे लास्ट का होगा, उससे पहले सैयद वंश और लोधी वंश। इसे पूरा करने के बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे। कुछ और 2-4 चैप्टर हैं, जल्दी से आने वाले 15 से 20 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरी अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन भले थोड़ा सा छोटा था, बट एक स्टार्टिंग हमने दे दी है। ठीक है, अब हमारा सिलेबस तेजी से आगे को बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़िए, अब आपकी डेली वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी।